अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या फिर क्रायोस्कोपी के बारे में स्टडी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी बातें क्लियर हों। और इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि है क्या, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या फिर क्रायोस्कोपी। अंदर टॉपिक में जाने से पहले हम समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट हम बोलते हैं उस टेम्परेचर को, ठीक है, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं जब वेपर प्रेशर जो होगा लिक्विड फेस का इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर सॉलिड फेस का। मतलब सपोज़ कर लिए कि हमारे पास कोई एक लिक्विड है जिसको नाम हम दे देते हैं ए। इसका जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड फेज़ में वो जब बराबर हो जाए उसके वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज़ में, तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर ये अचीव होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज, देन दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अब ऐसा कैसे होता है, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज कब आएगा, डिप्रेस्ड कब होगा? तो ऐसा होता है तब जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं किसी सॉल्यूशन में। सपोज़ करते हैं हमारे पास एक ए सॉल्वेंट है जिसमें हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी ऐड कर रहे हैं और हमको रिजल्टेंट सॉल्यूशन सी मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमने पढ़ा कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है इसको हम मान लेते हैं पी ए और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन उसको मान लेते हैं सी। तो ये क्या होता है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है या ज़्यादा होता है रिजल्टेंट सॉल्यूशन से, जो कि रिलेटिव लोअरिंग कहलाती है, ठीक है ना। तो जब वेपर प्रेशर जो है रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कम हो जाए हमारे प्योर लिक्विड से या प्योर सॉल्वेंट से, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो भी क्या होती है, घट जाती है, ठीक है ना। जब क्या हो, वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो हो वो क्या हो जाए, कम हो जाए प्योर सॉल्वेंट से, तो ऐसे केस में क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाती है, ठीक है। इसी फ्रीजिंग पॉइंट के घटने को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या फिर क्रायोस्कोपी। दोनों टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो कब ऐसा होगा, अभी बताया हमने कि जब क्या हो, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो वो कम हो जाए सॉल्वेंट से। और ऐसा कब होता है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास एक ग्राफ आएगा, अगेन वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, ठीक है। तो वेपर प्रेशर यहाँ पर हम लिख लेते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर, एक एक्सिस पर वेपर प्रेशर और एक एक्सिस पर टेम्परेचर, ठीक है। तो सॉल्वेंट का हमारे पास ये कर्व बनता है। अब ये एक पॉइंट ऐसा आता है जब सॉल्वेंट क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, यहाँ पर लिक्विड सॉल्वेंट है। ये किसके लिए है, कर्व सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जाएगा तो इसका जो कर्व हमको मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है, यानी कि घटा हुआ, ठीक है। थोड़ा सा और वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। और जब वेपर प्रेशर कम हुआ तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब जिस पॉइंट पर ये अचीव होता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी नॉट एफ से, ठीक है ना। प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग टी नॉट एफ से, और जिस पर सोल्यूशन फ्रीज हो रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं टी एफ। तो हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको चेंज मिल रहा है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, डेल्टा टी एफ से। तो डेल्टा टी एफ जो हो रहा है, क्या हो रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, जो कि इक्वल किसके हो रहा है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ के, ठीक है ना। वेयर टी नॉट एफ इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट हमने यूज़ किया, और टी एफ क्या है, इट इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन का जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन रहा है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होता है, कम होता है। कब कम होता है, जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो अगेन हम फिर से केमिस्ट्री में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेटा पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये नोटिस किया गया कि ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलल कंसनट्रेशन के या फिर सिंपली मोलैलिटी के, ठीक है। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी है तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट लगाते हैं के एफ, ठीक है। इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये हर अलग अलग सॉल्वेंट का अलग होती है सर, ठीक है। हर सॉल्वेंट की अपनी अलग एक के एफ वैल्यू होती है।
तो अब आती है बारी कि इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो हम लोग KF को डिफ़ाइन करते हैं कि KF इज़ अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1, यानी कि जब मोलैलिटी यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, ऐसे केस में जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो बराबर हो जाता है किसके, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट के, या सिंपली बोला जाए तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। और M यानी मोलैलिटी यूनिटी कब होगी जब 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व हो किसमें, 1000 ग्राम या फिर सिंपली 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो जब 1 मोल सॉल्यूट को 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे, उस केस में जो डिप्रेशन मिलेगा हमको फ्रीजिंग पॉइंट में, उसको बोला जाएगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो KF को इधर कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, WB/MB लिखते हैं इसको, और यहाँ पर WA × 1000। ठीक है। जहाँ पर WB हमारे पास क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जो किस में लिया जाएगा, ग्राम्स में लिया जाएगा। ठीक, इसी तरह से ये हमारे पास MB क्या है, दिस इज़ अ मोलर मास, और यहाँ WA क्या है, दिस इज़ अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना हमने सॉल्वेंट को लिया है, ये भी किस में होगा, ग्राम्स में होगा। ठीक है। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ईजी हो जाता है इस इक्वेशन को अगर हम एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है। जैसा कि प्रीवियसली बताया था कि इसका एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर भी होता है। तो अगर हम KF का थर्मोडायनेमिकली देखें तो हमको क्या मिलता है, इसका हमको मिलता है RTF² × M, A कर लेते हैं यहाँ पे, और 1000 × डेल्टा FUSH या फ्यूज़न H। ये हमारे पास इसका थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है। किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट का, कोई भी एक सॉल्वेंट उठा लें, उसका हमको क्या निकालना हो, अगर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट निकालना हो। तो प्रीवियसली जैसा बताया गया था, R क्या है, गैस कांस्टेंट है। ठीक है। TF क्या चीज़ है, TF इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। MA इज़ अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। ओके। यहाँ पर फ्यूज़न क्या है, ये डेल्टा FUSH क्या है, इसको हम लोग फ्यूज़न इंथैल्पी बोलते हैं, या फिर सिंपली बोला जाए तो दिस इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ओके। तो ये होता है इसका थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास एक जो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिला, जो कि क्या होता है, जो कि होता है डेल्टा TB = KB × M, और एक होता है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि होता है KF × M। तो ये दोनों देखिए एक दूसरे से बड़ा सिमिलर इक्वेशंस हैं, और बहुत पॉसिबिलिटी है कि इनमें बोर्ड्स में न्यूमेरिकल इससे ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस इससे पूछे भी गए थे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।